हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रहा? हाँ बच्चों, के काम दिया था मैंने कल। हाँ वो तो चलो कर ही लेंगे, फिर ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2। हाँ जी। हाँ बच्चों, इसमें देखो जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था, इसमें कहीं पे कोई डाउट प्लीज आस्क। हाँ जी, ये S1P जो है वो QP के इक्वल कैसे है? कौन बताएगा? हाँ मतलब इफ S1 एंड S2 आर क्लोज, वो तो ठीक है। मतलब S1P QP के इक्वल कैसे है पर्टिकुलरली? बेसिकली ये एंगल छोटा बन गया ना, जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बहुत छोटा बनेगा।
तो QP क्या हो गया, S1P into cos of this angle. This angle is very small. तो वो नियरली इक्वल ही हो गया ना. राम हुआ क्लियर? ओके. तो बच्चों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि हमने 3 वैल्यूज लिखी थी, S2P minus S1P, जिसको अप्रोक्सीमेशन 1 से वी कैन राइट इट एज D sin थीटा. ठीक है. एंड विद अप्रोक्सीमेशन 2 वी कैन राइट इट एज सिंपली dy by d. तो इसका मतलब बच्चों ये तो समझ आ रहा है कि जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर जो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, वहां पे पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा, राइट? और अगर ये पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा, तो इसका मतलब वहां पे अलग अलग ब्राइटनेस होगी. क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो क्योंकि ये पाथ डिफरेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू y, different points on screen will have different intensities, right? तो बच्चों, जिन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट होएगी, उनको हम कहते हैं एज ब्राइट फ्रिंजेस. अच्छा बच्चों, इस पार्ट को ना करना बहुत अच्छे से है YDSC को, क्योंकि IIT के सिलेबस में सिर्फ यही एक टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में से, YDSC. एंड जनरली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. तो मतलब एक बहुत छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन आता है हमेशा. एंड मतलब कई बार तो इतने से पार्ट से ही 6-6 मार्क्स का मैट्रिक्स मैच भी आया हुआ है पूरे का पूरा. तो एंड इसका कोई मतलब और किसी चैप्टर से कोई लिंक भी नहीं है. तो ये बड़ा स्कोरिंग सा क्वेश्चन है. तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो उसकी क्या कंडीशन हो गई बच्चों? जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, राइट? तो dy by d is equal to n lambda. तो ये वाले जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे, these will be the coordinates of bright fringes. ये क्या हो गए, y इक्वल टू 0, लैम्डा d by d, 2 lambda d by d, and so on.
हम बच्चों ये कह सकते हैं कि बाय सिमेट्री देयर विल बी ब्राइट फ्रिंजेस एट, जो बच्चों स्क्रीन का नीचे वाला पार्ट है, माइनस लैम्डा बाई डी बाई डी, माइनस टू लैम्डा डी बाई डी एंड सो, राइट। वो तो जैसा ऊपर हो रहा है बिल्कुल वैसे ही नीचे भी होगा। अब बच्चों सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन क्या थी? डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा। तो ये बन गया y इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। जहाँ पे अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, राइट। So we have dark fringes at lambda d by 2d, 3 lambda d by 2d, and so on. And again, by symmetry, we will have dark fringes at minus lambda d by 2d, minus 3 lambda d by 2d, and so on. तो बच्चों एक बात समझो, ऑफ कोर्स ये जो हम रिजल्ट्स लिख रहे हैं, दीज आर अज्यूमिंग कि वो आपकी दोनों अप्रोक्सीमेशंस वैलिड है, राइट, उन्हीं के लिए हैं। दूसरी बात, आपको ख्याल है जब हम कल लिख रहे थे वो कंडीशन डार्क फ्रिंजेस की, तो एक बार एक क्वेश्चन उठा था कि डेल, मतलब कि ये यहाँ पे ये इधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि इसको मैंने 2n माइनस 1 पाई क्यों लिखा था, प्लस 1 क्यों नहीं लिखा था, है ना। तो वो बस इसलिए था कि जैसे अब YDSE में मैं ये वाला रिलेशन चाह रहा था, वाई, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो आप सीधा सीधा इनको 1 पुट कर दोगे, सेकंड डार्क फ्रिंज तो इनको 2 पुट कर दोगे, ठीक है। अगर कहीं हम दूसरे वाला एक्सप्रेशन लिखते, गलती उसमें भी कुछ नहीं है, n प्लस हाफ वाला लिखते, तो फिर हमें ऐसे याद रखना पड़ता कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज में n को 0 डालो, सेकंड डार्क फ्रिंज में n को 1 डालो, तो उसमें थोड़ा सा गलती होने का चांस बढ़ जाता है, राइट। तो ये इजी है इस तरह से।
तो बच्चों ये आपको पोजीशंस समझ आई, ब्राइट फ्रिंजेस की और डार्क फ्रिंजेस की? तो बच्चों इसके हिसाब से अगर हम एक बार ड्रॉ करना चाहें कि स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, मैंने कौन से कलर की लाइट दिखाई थी? रेड। तो मतलब अज्यूम करते हैं कि रेड लाइट है, ठीक है, ऑल्दो इट डज नॉट मैटर। तो ये मान लो हो गया y इक्वल टू 0। तो मुझे y इक्वल टू 0 पे एक ब्राइट रेड लाइन नजर आएगी। ये हो गया y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अगेन मैं एग्जैजरेटेड फिगर बना रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों पहली बात तो ये कि लाइन क्यों नजर आएगी, बिकॉज याद करो हमने स्क्रीन पे स्लिट्स बनाए थे, रिमेम्बर? ब्लेड से हमने पूरा हॉरिजॉन्टल कट लगाया हुआ था बड़ा सा, तो उस सारे से लाइट आएगी ना, तो स्क्रीन के ऊपर भी लाइन ही दिखेगी। तो हमें इस तरीके से लाइंस दिखेंगी बच्चों स्क्रीन पे। एग्जैचुरेटेड मैंने इसलिए बोला कि असली में तो जो डिस्टेंसेस हैं वो लैम्डा डी बाई डी बहुत ही छोटा सा आता है, मैंने तो फिर काफी दूर दूर दिखाया हुआ है।
अब बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे हम मतलब मान लो y इक्वल टू 0 से ऊपर जाएंगे, ये जो रेड लाइट है उसकी ब्राइटनेस कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, जब हम इससे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो वो इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये फिगर पे बनाना मुश्किल है कि हाउ टू शो की इंटेंसिटी कम हो रही है। तो ये जो इसके इन बिटवीन पॉइंट्स हैं, ये डार्क मोड पे ना बनेगी नहीं बात इस चीज की। तो ये लिख लो बस, मैं फिर आपको इसकी पिक दिखाता हूँ कि मतलब ये दो रेड के बीच में ये ऐसे इनके बीच बीच में डार्क फ्रिंजेस आ जाएंगे। मैं आपको एक और फिगर दिखाता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये देखो बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, सेंटर पे बिल्कुल ब्राइट होगी, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे होगे वो ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ठीक है, और जहां पे जीरो हो जाएगी वो पॉइंट बन जाएगा डार्क फ्रिंज। मतलब अगर मैं इस फिगर के हिसाब से बात करूं तो ये वाली जो लाइन हो गई, ये हो गई आपकी y इक्वल टू 0 वाली लाइन। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं ब्राइटनेस कम होती जा रही है, और जहां पे ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो हो गई, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू
लैम्डा डी बाय 2d एंड सो ऑन। वहां से फिर ब्राइटनेस बढ़नी शुरू होएगी, ठीक है, वो फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर कम होएगी, फिर डार्क हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये बच्चों आइडिया लग रहा है? नहीं, वो फिगर में लग रहा है, वैसे फर्क नहीं है, मतलब सारे ब्राइट फ्रिंजेस सेम है। वो फिगर से ऐसा लग रहा है कि जो बाद में ब्राइट बन रहे हैं वो कम ब्राइट है ना? ऐसा नहीं है। हाँ, तो आपको कॉपी में बच्चों ब्राइट डार्क दिखाना है। तो मतलब ये बिल्कुल ब्राइट हो गए, और जो इनके बीच में आएंगे पॉइंट्स, वो हो गए डार्क। ये क्लियर हो गया बच्चों? एकदम कितना फर्क लगता है ना डार्क से वाइट पे करके। ओके, तो अब बच्चों हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, फ्रिंज विड्थ। इसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं विद द सिंबल बीटा। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, या आप अगर डार्क भी कह दोगे तो भी सेम ही बात हुई। तो ये बच्चों कितना हुआ ऊपर वाले फिगर से, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस? ये लैम्डा डी बाई डी हो गया। बच्चों जो स्नूर कह रहा है कि वाइट मोड ही रहने दो, डार्क मोड हटा दो, इसीलिए अब नाम के साथ मैच कर रहा है ना, जो स्नूर ने नाम रखा था डार्क रिपल्सर, इसलिए रखा था क्या जसनूर?
मैं पूछ रहा हूँ कि डार्क मोड अच्छा नहीं लगता तुम्हें, इसीलिए डार्क रिपल्सर नाम रखा था? ओके, एक बच्चों हम टर्म डिफाइन करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसका मतलब है कि बेसिकली ऐसे अगर दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो वो कितना एंगल सबटेंड करेंगी जहां स्लिट्स रखी हुई हैं उधर? तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, बीटा अपॉन डी। तो ये बन गया लैम्डा अपॉन स्मॉल टी। सबटेंड वहां पे जहां पे स्लिट्स थी, S1 S2, उनका सेंटर। तो बच्चा आपको अब ये बात समझ आ रही है कि अगर हम नॉर्मल रे ऑप्टिक्स के हिसाब से सोचते कि S1 S2 पे पॉइंट सोर्सेस लगा दिए, तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से तो सारे स्क्रीन पे लाइट पहुंच जानी चाहिए थी, है ना? रे ऑप्टिक्स तो किसी भी तरह से ऐसा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती थी कि एक पॉइंट पे दो वेव्स पहुंच रही हैं, मतलब दो रेस पहुंच रही हैं, एक S1 से और एक S2 से, और वहां पे फाइनली डार्क डार्क हो गया, कोई लाइट नहीं, राइट? तो ये जो फ्रिंज पैटर्न बना, राइट, इस पैटर्न ने एक्सप्लेन किया लाइट का वेव नेचर। मतलब यहां से पता चला कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो ये बच्चों जो मतलब पैटर्न है, ये दिखता है क्लियरली ऐसा। ये आपको मतलब मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो एक्चुअली ये फ्रिंजेस बहुत ही पास पास होती हैं रियलिटी में। तो वो मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं हम इसको। ठीक है, ओके। तो अब बच्चों मुझे सोचकर बताओ, what will be the total number of bright fringes? ध्यान से सोचना, अप्रोक्सीमेशंस वगैरह को कंसिडर करते हुए। मतलब कि ऑब्वियसली जब टोटल लेंगे तब तो वो अप्रोक्सीमेशंस नहीं रहेंगी, क्योंकि कौन सी अप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाएगी? वाई स्मॉल वाली। दूसरी है स्टिल अज्यूम कि स्मॉल डी इज मच स्मॉलर देन कैपिटल डी। दूसरी अप्रोक्सीमेशन वाई स्मॉल वाली तो खत्म हो जाएगी जैसे जैसे आप स्क्रीन से दूर जाओगे। तो
तो ट्राई करो, ध्यान से सोचो, टेक 5 मिनट्स कि स्क्रीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितनी नज़र आएँगी हमें? नहीं, आप ये मान लो कि स्क्रीन इन्फिनिटली बड़ा है, मतलब स्क्रीन के एंड से कोई लिमिटेशन नहीं है हमें। हाँ भाई, परसों क्लास चल रही थी। वो कल यार ਉੱਥੇ नॉलेज का फंक्शन जो सनी दे रहा है और वो गाने जो चल रहे थे ना कॉलेज सुन नहीं रहा था। यार उਦੋਂ ना चाचे ने कराया सी
बच गया बच्चों में, सही टाइम पे बता दिया आपने। हाँ भव्य ठीक है आपका, वेरी गुड। बाकियों के आंसर में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये प्रभनूर को पता होगा। प्रभनूर, ये व्हाट्सएप कैसे ट्रांसफर होता है आईफोन से एंड्रॉइड में? प्रभनूर आया नहीं क्या? जीमेल पे बैकअप कैसे बनेगा? आईफोन के थ्रू भी होता है जीमेल में? नहीं, आईफोन में तो दूसरे पे होता है ना, आई क्लाउड पे। तो आई क्लाउड से कैसे करूं अब? एप्पल में नहीं आती ऑप्शन जीमेल की, उसकी, आई क्लाउड की, मतलब सॉरी, गूगल ड्राइव की। आई क्लाउड इज सेम एज जीमेल? नहीं भाई। हाँ मुझे भेजना भाई, कैसे कर सकते हैं? जितना मैंने चेक किया, मतलब कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह डालना पड़ता है। हाँ शोभित ठीक है। नहीं, ये जो आपने भेजा है इसमें तो फिर एक एक चैट को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो बच्चों यू शुड गेट, मैं आंसर लिख रहा हूं, 2 into zint of d by lambda plus 1. Some of you forgot this one. बेसिकली जो n इक्वल टू 0 वाला है वो भी तो होगा ना। तो अब ये आया कैसे, हमें पता है कि डेल्टा x को मैं d sin थीटा ही लिखूंगा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो मुझे अब पता है n क्या बन गया, या sin थीटा क्या बन गया, n लैम्डा बाई d। तो n बन गया लेस देन इक्वल टू, बट धीरज जो आपने लिखा था आपने उसमें जेंट नहीं लगाया था मेरे ख्याल से। अच्छा लगाया था। तो अब क्योंकि n तो इंटीजर ही है, तो हम लिख देंगे ऐसे। जेंट का मतलब होता है अलंकृत की, मतलब जैसे जेंट ऑफ 5.6 इज इक्वल टू 5, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो इंटीजर है जो इससे जस्ट छोटा है आपके नंबर से, कि 2.3 का 2 हो गया, 4.6 का 4 हो गया, मतलब जो नंबर है एक तरह से उसकी हमने डेसिमल प्लेस हटा दी। क्या ये समझ आया बच्चों? तो ये इतने बनेंगे एक साइड पे, तो टोटल हो जाएंगे सेम नंबर दूसरी साइड पे, और एक सेंटर वाला हो गया। अब जो इसमें एक ध्यान रखना है बहुत इस रिजल्ट को लगाते हुए, अगर d बाय लैम्डा इटसेल्फ एक इंटीजर ही आ गया, क्या उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, एक बार सोचो।
कोई केस लेके देखो, लेट्स से आप ले लो d इक्वल टू 3 लैम्डा ले लो, तो स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस आएंगी? जो आखिरी वाली है उसके बारे में सोचो, जो n इक्वल टू 3 पे आ रही है। फिर से सुनो बच्चों, मैं क्या कह रहा था, मतलब एग्जाम्पल टेक d इक्वल टू 3 लैम्डा। तो जो आपकी सबसे फारदेस्ट वाली ब्राइट फ्रिंज आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? थीटा 90 पे, है ना? तो बच्चों, क्या थीटा 90 का भी हो सकता है स्क्रीन पे? मतलब एग्जैक्ट 90 तो कभी नहीं हो सकता ना स्क्रीन पे, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। तब हम जो टोटल मानेंगे, बेसिकली दो कम हो जाएंगी, तो ये आंसर बन जाएगा। इसका लॉजिक समझ आ गया बच्चों? हाँ, मतलब अब तो चाहे जेंट लगाओ ही ना, कोई उसका मतलब नहीं रह गया। हाँ जी। सर जब हमने एक्सरसाइज 0 कर रहे थे रे ऑप्टिक्स की, तो हमने वो एक चीज नहीं सीखी थी कि लाइट अगर एंड पॉइंट्स पे गिर रही है तो हमें सिर्फ एक साइड कंसीडर करनी होती है। हाँ वो तो है, ये तो वो तो दूसरा ही केस बन गया ना। यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि वो एंड पॉइंट स्क्रीन पे आएगा ही नहीं, वो नहीं, वाला मतलब एक पॉइंट। साइड से तो नहीं आएगा, मतलब एक साइड से तो आना नहीं, चाहिए। नहीं, थीटा 90 वाला पॉइंट स्क्रीन के ऊपर तो आ ही नहीं सकता ना। अब सोचो, ये जो हमारा फिगर है, इसमें अगर थीटा 90 हो गया, तो वो पॉइंट तो स्क्रीन के ऊपर ही नहीं आएगा ना। मतलब 89.99 तक आ सकता है, बट एग्जैक्ट 90 वाला तो जो पॉइंट है वो स्क्रीन पे आएगा ही नहीं। यस ये सर। ब्लू वाली लाइन वर्टिकल होगी ना, हाँ जी। तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। ओके बच्चों, ऐसे ही नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस का निकालो, क्या एक्सप्रेशन बनेगा?
शोभित ठीक है। स्पर्श गलत है। बच्चों अब तो सारा बताइए आपको क्या करना है, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ +1 नहीं आएगा क्योंकि सेंटर पे तो कोई है नहीं, isn't it? तो ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट आता है बच्चों शेप ऑफ फ्रिंजेस। अच्छा बच्चों, इसमें जब आप क्वेश्चंस भी करोगे ना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे क्वेश्चन में ना जान के वो ऐसे लिख देंगे कि मान लो 10th ब्राइट फ्रिंज, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे y छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो आपका y की वैल्यू बड़ी आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिर दूसरी वाली अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, फिर आपको y प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा, राइट? बच्चों क्या यहाँ पे वो केस फंसेगा इंटीजर वाला, जैसे ऊपर प्रॉब्लम आई थी हमें? सोचो एक बार ध्यान से। यहाँ भी मतलब कोई पर्टिकुलर एन पे तो ऐसा आ ही सकता है ना कि जब साइन थीटा 90 आ जाएगा। क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे बताओ?
नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि कब इशू आएगा। जैसे पिछले केस में इशू आया था जब डी बाय लैम्डा इंटीजर था, यहाँ पे कब इशू आएगा? जब बच्चों ऐसा होगा, जब डी बाय लैम्डा प्लस हाफ इज इंटीजर। है ना, बस साइड चेंज कर दी मैंने, तब अगेन थीटा इक्वल टू 90 वाला पंगा पड़ जाएगा। फिर क्या होगा? तो फिर दो फ्रिंजेस कम करनी पड़ेंगी हमें। हाँ बच्चों, आ गया समझे? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं शेप ऑफ फ्रिंजेस की। तो बच्चों फ्रिंजेस स्मॉल विड्थ तक तो फ्रिंजेस की शेप जैसे मैंने बनाई थी वैसे होती है। रियलिटी में जो फ्रिंजेस की शेप होती है वो इस तरीके से होती है। मतलब जब हम सेंटर से दूर जाते हैं, मतलब वर्टिकली सेंटर से दूर जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो फ्रिंजेस हैं वो कर्व होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस केस में मतलब ये जो शेप होती है, दैट इज हाइपरबोलिक। कोई सोच सकता है हाइपरबोलिक क्यों है?
सोचो भाई। हाइपरबोला शेप बनती कैसे है, उसका क्या वो होता है, मतलब? यस। जैसे सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट। एलिप्स क्या होता है? दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट, इजंट इट? वो जो S2P माइनस S1P था, उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी ना? समझ आ रहा है बच्चों? जब दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो जो शेप होती है वो हाइपरबोलिक होती है ना? तो इसलिए ये शेप रियलिटी में हाइपरबोलिक है। ओके, तो ये तो हो गया सारा, मतलब जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन। अब बच्चों हम बात करेंगे कि अगर हम इसके अंदर कुछ वेरिएशंस क्रिएट करें तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली वेरिएशन है वो ये है कि हम मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह पॉलीक्रोमैटिक लाइट ले लें। मतलब बेसिकली जो हमारा सोर्स है इट इज एमिटिंग लाइट ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स। तो एक बार सोचो इस केस में क्या होगा। पॉलीक्रोमैटिक लाइट है क्या? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स। तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, आप ऐसे सोचो कि सारी लाइट्स का अलग अलग इंटरफेरेंस बन रहा है, पैटर्न। ठीक है, रेड का अपना बन गया, ब्लू का अपना बन गया, ग्रीन का अपना बन गया।
ठीक है, रेड का जो पैटर्न बन रहा है उसको ग्रीन के पैटर्न से कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो बेसिकली सबका अलग अलग पैटर्न बनेगा और वो उसको हम एक तरह से सुपर इम्पोज कर देंगे। ठीक है, मतलब आप ऐसे सोचो कि आपने पहले रेड का अलग वाईडीएससी करा दिया, येलो का अलग करा दिया, ग्रीन का अलग करा दिया, सारे कलर्स का अलग अलग वाईडीएससी करवा दो और उन सबको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दो। तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन superposition of patterns due to individual wavelengths, right? तो बच्चों सेंटर पे क्या होगा बताओ, y इक्वल टू 0 पे? तो यहाँ तो वाइट ही होगा, है ना? ब्राइट वाइट लाइट, वाई? क्योंकि सारों के ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप कर रहे होंगे। अब बच्चों अगर किसी और जगह पे मान लो कोई दो कलर्स के ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप कर रहे हैं, अगर कहीं पे लेट्स से ब्राइट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन हो जाएगी वहां पे? कैसे पॉसिबल होगा? भाई लैम्डा 1 का ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? सम n1 लैम्डा 1 d बाई डी, है ना? और लैम्डा 2 का क्या होगा? सम n2 लैम्डा 2 d बाई डी। बच्चों एक बात आपको ये समझ आ रही है कि n1 n, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक जगह पे एक कलर का दूसरा ब्राइट फ्रिंज हो और दूसरे कलर का चौथा ब्राइट फ्रिंज हो जो आपस में कोइंसाइड कर रहे हो। मतलब कौन सा ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट तो ये है कि बस ब्राइट फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड होने चाहिए।
ये बात समझ आ रही है बच्चों? सिमिलरली अगर डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बस n1 माइनस हाफ। राइट? ये कंडीशन बच्चों समझ आ रही है? जैसे एग्जांपल ट्राई करो।
हाँ बच्चों, जिनका हो गया वो ये ट्राई करो। ये बच्चों ए पार्ट का 1.5 mm आ जाता है, और बी का 0.75 mm। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है, किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क। हाँ लेक्सिका ठीक है। शोभित ठीक है। तो बच्चों इस केस में कोई पॉइंट कोइंसाइड ही नहीं करेगा, राइट? ये एक्चुअली अगर आप देखो, मतलब अगर हम ऊपर वाली टर्म लिखते हैं, मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं ना, n1 माइनस हाफ अपॉन n2 माइनस हाफ, ये रेशो बन रही है। दिस इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो यहीं से ही आपको पता चल जाता है ये दोनों टर्म्स तो ऑड है ना, n1 माइनस हाफ n2 माइनस हाफ। तो ये जो रेशो है वो ऑड अपॉन ऑड ही आनी चाहिए। हमारे केस में जो रेशो थी वो क्या बन रही है, 4/3 या पता नहीं 3/4 बन रही है। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, इजंट इट बच्चों? तो लेफ्ट साइड पे जो रेशो बन रही है वो ऑड अपॉन ऑड बन रही है। राइट हैंड साइड पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 में से कुछ एक इवन है, तो वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता ना। लेफ्ट साइड पे ऑड अपॉन ऑड है, राइट साइड पे इवन है। ठीक है बच्चों, चलो दैट्स इट। बच्चों होमवर्क में आपने बी और सी पार्ट्स कर लेने हैं, ठीक है जी।
हाँ गोपाल। सर जो वो डार्क फ्रिंजेस वाला था उसके अंदर एक बारी ऊपर करना है, एक बारी जो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकाले थे हमने वो जेंट वाले, उसके अंदर एक बारी कोई एक एग्जांपल न्यूमेरिक ऐसे डी बाय लैम्डा को 6.5 लेकर एक बार चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो। पूछो करो भाई। अगर हम डी को लेट्स से 6.5 लैम्डा लेते हैं, तो इस केस में एक तरह से ये आ गया कि जो जब मैं साइन थीटा को 90 डालूंगा तो n इक्वल टू 7 वाला नहीं बन सकता, है ना? क्योंकि n इक्वल टू 7 तो तब आएगा जब थीटा 90 होगा। तो मतलब कि 6 तक आ सकते हैं हमारे पास, n इक्वल टू 6 तक। तो मतलब 12 होना चाहिए। सर जो नेगेटिव में है एक बार उसमें देखना, मैंने नेगेटिव में अगर साइन थीटा को -1 डाला तो मतलब -5 तो ले ही सकता है वो, नहीं 4 से शुरू नहीं होता है ना। नहीं, इसीलिए ना मतलब मैंने हर जगह पे क्या कहा है कि जो ऊपर है बस बिल्कुल वैसे नीचे बना दो, n से मत करो क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी। n फिर n जीरो भी लेना पड़ेगा ना नेगेटिव में, तो n जीरो पे -हाफ लैम्डा डी बाई डी वाला आ जाएगा, n -1 पे -3/2 वाला आएगा, एंड सो ऑन। सीधे डबल कर दो। हाँ मतलब जो स्क्रीन के ऊपर बन रहा है बिल्कुल वैसा ही स्क्रीन के नीचे बनेगा सिमेट्री से। अगर आपने n की वैल्यू से करना है तो हम इस तरह करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 तो हो ही गई, यस सर। -5 तक भी आ रहा है जो आपने देखा, तो एक -5 जीरो वाली भी आएगी ना, n इक्वल टू 0 वाली। ओके। ठीक है, तो ये सही है फॉर्मूला। तो 12 बन रही है हमारे फॉर्मूला से, कितनी बन रही है? ये जेंट बन गया 14, 2 से माइनस कर दिया हमने, हाँ तो 12 भी आ गया अपना भी। ओके सर। चलो, बाय।